4 साल से रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में है। अर्थव्यवस्था लगातार तबाह होती जा रही है। पिछले 1 साल से ट्रंप के टैरिफ ने और ज्यादा कमर तोड़ने का काम किया है रूस की। भारत में अभी रूस के राष्ट्रपति आए थे पुतिन, मुलाकात करके गए प्रधानमंत्री मोदी से। लगा था कि संबंध सुधरेंगे, भारत तेल की खरीद जो कम की थी उस खरीद को वापस से बहाल करेगा। लेकिन अमेरिकी टैरिफ के चलते या फिर कहें कि अमेरिकी दबाव के चलते भारत ने रूस से तेल की खरीद को लगातार कम किया है, जिसका असर ये हुआ कि रशिया को अपना 60% से ज़्यादा गोल्ड का रिजर्व बेचने की नौबत आ गई है। तो आज बात करेंगे कि ये गोल्ड का रिजर्व बेचना क्यों पड़ रहा है, इससे पहले कितनी बार रशिया ने इस तरीके से अपनी संपत्तियां बेची हैं, क्या दुनिया में और भी ऐसे देश हैं जिन्होंने ऐसे हालात में अपने देशों की संपत्तियां फिर सोना बेचा है, क्या भारत ने भी कभी ऐसा किया है, और अगर ऐसा लगातार जारी रहा, रशिया को लगातार अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ती रहीं, उसके बाद रशिया पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। क्योंकि खबर रूस की आर्थिक जो स्थिति है वो जो टूटती लगातार जा रही है उसकी है। भारत को एक ऐसे मुकाम पर यह खड़ा कर देती है जहां हमारा फैसला अब रूस की किस्मत तय कर सकता है। कल्पना कीजिए, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने अपनी तेल की बिक्री से कमाई का बड़ा सहारा भारत को बनाया था। हमने लाखों बैरल रूसी क्रूड सस्ते दामों पर खरीदा भी था और रूस को अरबों डॉलर का फायदा भी दिया था। वो पश्चिमी सैंक्शन झेल रहा था और इसी कारण से झेल भी पाया था 4 साल तक। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अमेरिकी सैंक्शंस, ट्रंप की 50% तक की टैरिफ वाली धमकी और रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल, जो रशिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां थीं, उन पर नए प्रतिबंधों के चलते भारत से रूसी तेल का आयात दिसंबर 2025 में 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। सिर्फ 1 से 1.38 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन अब खरीदा जा रहा है। रिलायंस जैसी बड़ी रिफाइनरी ने जनवरी 2026 में कोई भी डिलीवरी लेने से मना कर दिया। मतलब उसने जो डील की थी, लगभग 12-13 बिलियन की जो डील की थी, वो उसने रद्द कर दी है। रूस का जो क्रूड है अब वो सिर्फ $39 प्रति बैरल में बिक रहा है, जबकि बजट $59 प्रति बैरल पर बना था। नतीजा ये हुआ कि रूस की तेल गैस से जो आय थी वो लगभग 34% गिर गई। बजट में घाटा हुआ और महंगाई वहां आसमान छूने लगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रूस ने पिछले 4 सालों में अपने नेशनल वेल्थ फंड से 60% से ज्यादा सोना बेच डाला। 2022 में 405 मेट्रिक टन सोना रूस के पास था। अब दिसंबर 2025 तक की अगर बात करें तो सिर्फ 173 टन सोना उसके पास बचा है। बाकी अगर बात करें तो 2025 में अकेले 230 टन सोना बेचा गया। 2026 में और 115 टन सोना बेचने की तैयारी रशिया कर रहा है। ये वो सोना है जो रूस ने सालों से डॉलर से मुक्ति के लिए जमा किया था, लेकिन अब युद्ध और सैंक्शंस की मार से उसकी जो लाइफलाइन ये सोना बना हुआ था वो लगातार खत्म होता जा रहा है। सच्चाई ये है, अगर भारत ने आंखें फेर ली तो रूस की मुश्किलें और ज्यादा गहरी हो जाएंगी। लेकिन अगर भारत पुरानी रफ्तार से यानी कि 1.8 से लेकर 2 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन खरीदे तो रूसी तेल का जो दाम है वो बढ़ सकता है। ये रूस के लिए बचाव का ताज साबित हो सकता है। सालाना 30 से 40 बिलियन डॉलर की एक्स्ट्रा कमाई रूस की हो सकती है। उसका जो रूबल है वो मजबूत हो सकता है। सोने की बिक्री बंद हो सकती है। बजट घाटा कम और युद्ध में जो पैसा लग रहा है वो आसान हो सकता है। सब कुछ अब भारत के हाथ में है। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि रूस की आर्थिक उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। क्या हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस इस संकट से उभर पाएगा? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और दोस्ती के बीच संतुलन बनाए रखेगा या अमेरिकी दबाव में वो कोई नया रास्ता चुन लेगा? क्योंकि सोने की बिक्री की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 60% सोना वो अपना बेच चुका है। ये रूस के इतिहास में पहली बार है जब सेंट्रल बैंक ने घरेलू बाजार में सोना बेचना शुरू किया। पहले तो 2006 से लगातार वो जमा कर रहा था सोना। 2006 से उसने कोई सोना नहीं बेचा था, लेकिन अब अचानक उसे बेचना पड़ रहा है। कारण है इसका अमेरिकी प्रतिबंध जो उसकी तेल कंपनियों पर लगे हैं, जिससे उसका जो तेल का व्यापार था वो गिर गया है। मतलब 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। भारत में रूस का हिस्सा भी गिरा है। जो भारत अपनी जरूरत का लगभग 35% तेल रशिया से खरीदता था वो आज 27% से भी नीचे पहुंच चुका है। मतलब धीरे धीरे लगातार कम हो रहा है। जबकि ओपेक के जो देश हैं वहां भारत की पार्टनरशिप बढ़ी है, वहां से भारत की खरीद बढ़ी है। भारत ने इराक, सऊदी, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदा है। रूसी तेल की कीमत
दिसंबर 2025 में $39 प्रति बैरल तक गिर गई थी। इससे रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसका जो NWF की जो एसेट्स है या फिर उसके जो फंड्स है वो लगातार कम होंगे और ऐसा कहा जा रहा है कि इसका जो एसेट्स था वो $113 बिलियन के आसपास का था, जो अब घटकर लगभग $51 प्रति बैरल बचा है। मतलब आधे से भी कम ये रह चुका है। वही आपको बताया कि 60% से ज़्यादा वो अपने गोल्ड रिजर्व बेच चुका है। कुल रिजर्व $720 बिलियन के हैं, लेकिन $300 बिलियन के जो उसके एसेट्स है वो फ्रीज है अमेरिकी बैंकों में। जैसे युद्ध शुरू हुआ था वो रशिया के एसेट्स अमेरिका के द्वारा फ्रीज कर दिए गए थे। बजट का जो घाटा है वो 20 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। सारा रोल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, क्योंकि भारत दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल रूस से खरीदता था। पहले नंबर पर आज भी चीन है। लेकिन जैसे ही सैंक्शंस बढ़े और लगातार ये कहें कि सैंक्शंस की मार भारत झेलता रहा था 1 साल से, लेकिन अब भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, भारत ने अपना फैसला भी बदला है। बात अगर रशिया की करें, क्या इससे पहले भी उसने ऐसा कोई फैसला किया है? तो 1991 में जब सोवियत संघ टूटा था तब 300 टन सोना निर्यात किया गया था, जो गायब हो गया था। सोने से जुड़ी ये रिपोर्ट्स थी। 2007 में भी 1.2 टन सोना बेचा गया था। 2020 की अगर बात करें तो यहाँ भी लगभग 11.4 बिलियन रूबल की संपत्ति बेची गई थी। ये सोना यहाँ पर नहीं था। 2023 से 26 के बीच की अगर बात करें तो 230 टन से ज्यादा सोना बेच चुका है आपका रशिया। ये रशिया के लिए किसी भी लिहाज से सही नहीं है। 2022 से जनवरी 2026 तक कुल खर्च की अगर बात करें, लगभग $600 बिलियन से ज्यादा रूस खर्च कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स तो दावा ये भी करती हैं कि ये खर्च इस युद्ध में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का है और रूस की तरफ से इस खर्च को कम करके दिखाया जा रहा है, जिससे उसकी जनता पर असर कम पड़े। 22-23 की बात करें तो $100 बिलियन के आसपास का युद्ध में खर्च हुआ। 2024 की बात करें तो ये खर्च $150 बिलियन पहुंचा। 2025 की बात करें तो ये खर्च 200 बिलियन तक पहुंच गया। रशिया अपनी जीडीपी का रक्षा बजट पर लगभग 8% खर्च करता है। इसी का ये नतीजा है कि वैट लगातार बढ़ रहा है रशिया में, टैक्स लगातार बढ़ाए जा रहे हैं रशिया में। ये किसी भी लिहाज से रशिया के लिए सही नहीं है। हालांकि इससे पहले यूके हो, स्विट्जरलैंड हो, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, तुर्की, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ग्रीस, स्पेन, थाईलैंड, बाकी श्रीलंका की अगर बात करें, भारत ने भी एक बार अपना सोना गिरवी रखा था लेकिन बेचा नहीं था। ये जो लिस्ट आपको बताई है, ये देश अपना सोना बेच चुके हैं। अमेरिका जो आज सुपर पावर है, $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, उसने अपना सोना आज तक नहीं बेचा है, या फिर अपना कोई भी एसेट अमेरिका ने नहीं बेचा है। लेकिन अगर बात करें, अगर भारत फिर से उसी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर देता है जिस मात्रा में पहले से तेल खरीदता आया है, तो राहत मिल सकती है रूस को। लगभग $40 बिलियन सालाना का फायदा हो सकता है। उसकी जो रिफाइनरीज है, जो फिलहाल लगभग बंद होने की कगार पर है, वो दोबारा से चल सकती हैं, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा आयातक रशिया के तेल का भारत था। सोने की जो बिक्री लगातार हो रही है वो रुक सकती है। इनका जो NWF है वो बच सकता है। युद्ध की फंडिंग आसान हो सकती है। डिफेंस बजट का 80% सिर्फ अकेले भारत से मिल सकता है। ये ऐसा रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं। स्टोरेज ओवरफ्लो से उत्पादन बंद होने का खतरा कम हो जाएगा। भारत और रूस के जो संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत होंगे। अमेरिकी दबाव कम होगा। रूस को चीन के अलावा भारत पर निर्भरता भारत के ऊपर बढ़ जाएगी। अब यहाँ इस कदम से सिर्फ यही फर्क नहीं पड़ता है, फर्क और भी ज्यादा पड़ता है। और फर्क ये पड़ता है कि रशिया ब्रिक्स का एक मजबूत मेंबर है। ऐसे में रशिया अगर इस तरीके की सिचुएशन में पहुंचेगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो जो बीड़ा ब्रिक्स के देशों ने डी-डॉलराइजेशन का उठाया था, ब्रिक्स करेंसी लाने की जो बात की थी, वो जो सपना था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा और अमेरिकी डॉलर की के ऊपर जो निर्भरता थी वो और ज्यादा दुनिया में बढ़ जाएगी। जो अमेरिका कह रहा था कि वो सिर्फ यूनिपोलर वर्ल्ड रखेगा, मतलब दुनिया की जो ताकत है वो अमेरिका के इर्द गिर्द घूमेगी। भारत और रशिया, चाइना जैसे देश चाहते हैं कि ताकत अलग अलग हिस्सों में बटी रहे, किसी एक इंसान के पास ताकत ना हो। लेकिन अगर रूबल कमजोर होता है, रशिया अगर कमजोर होता है, उसके बाद सीधा ब्रिक्स भी कमजोर होगा। और ब्रिक्स अगर कमजोर होगा तो G7 जैसे संगठन मजबूत होंगे, अमेरिका जैसे देश और ज्यादा मजबूत होंगे, डॉलर और ज्यादा मजबूत होगा, और जो ब्रिक्स करेंसी लाने की बात चल रही थी वो लगातार कमजोर होगी। तो अमेरिका की तरफ से ये जो दाव खेला गया है, इस दाव से सिर्फ भारत को ही काउंटर नहीं किया गया, रशिया को भी काउंटर किया गया और दुनिया को भी अपनी ताकत का एहसास दिला दिया गया। और शायद लंबे वक्त तक अब डी-डॉलराइजेशन करने की ये ब्रिक्स के देश सपना भी ना देखें और शायद बात भी ना करें।
बाकी जिस तरीके से रिजर्व या फिर कहें कि एसेट्स लगातार रशिया के घट रहे हैं और उसका पालनहार सिर्फ भारत ही बन सकता है अगर वो अमेरिका के सैंक्शंस को दरकिनार कर दे। वो उन सैंक्शंस को भी दरकिनार नहीं कर सकता क्योंकि लगभग 8,500 करोड़ रुपए का जो सामान हम बेचते हैं अमेरिका को, वो फिलहाल पूरी तरीके से प्रभावित है। तो बैलेंसिंग वे में भारत फिलहाल चल रहा है। तेल खरीद बंद नहीं की है, कम जरूर की है। तो देखना होगा आने वाले वक्त में भारत क्या पूरी तरीके से रशिया के साथ जाता है या फिर इसी तरीके से जो दुनिया में कहा जाता है कि कोई देश किसी का दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, सबके अपने व्यापारिक राजनीतिक हित होते हैं, भारत भी उसी कूटनीतिक रवैये पर आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।